प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत मूल रूप से जीवों के वर्गीकरण के संदर्भ की चर्चा की थी, जिसमें अलग अलग जगत पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया था। और उसके पश्चात आज हम जो 3 डोमेन्स पद्धति है जो कार्ल वुज के द्वारा दी गई थी, उसके संदर्भ का अध्ययन करते हैं। डोमेन पद्धति जो त्रिडोमेन पद्धति है, ये कार्ल वुज इलिनॉइस विश्वविद्यालय अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। इलिनॉइस विश्वविद्यालय अमेरिका के साइंटिस्ट छह जगत प्रणाली में प्राकृतिक लक्षणों को आधार मानकर उसमें पाए जाने वाले आरएनए के आधार पर 3 डोमेन का निर्माण किया गया। यानी विकासात्मक जो लक्षण हैं, उन विकासात्मक लक्षणों को आधार मान करके ये कार्य किया गया। उसमें आर्की बैक्टीरिया के जो सदस्य हैं, मूल रूप में जो आर्की बैक्टीरिया के सदस्य हैं उसमें प्रोकैरियोटिक जो जीव है, उन जीवों को सम्मिलित किया गया है। यानी जिसका केंद्रक जो है अवास्तविक प्रकार का होता है। केंद्रक जो संरचना है वो अवास्तविक रूप की रचना में मिलती है, और केंद्रक झिल्ली का अभाव रहता है। आर्की बैक्टीरिया, या आप इसे बैक्टीरिया के अंतर्गत हम वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक रूप के एक कोशिकीय कौन सा रूप है भी? एक कोशिकीय रूप की रचना है।
अवास्तविक केंद्रक की उपस्थिति क्या है भाई? अवास्तविक केंद्रक जो है वो पाया जाता है। ये जीवाणु कोशिका भित्ति जो है पॉलीसेकेराइड प्लस म्यूरेमीन जैसे अवयवों से बनी हुई हो। इसके बाद आर्किया कौन सा वर्ग है भाई? आर्किया जो है यह डोमेन जिसमें पाए जाने वाले जीवाणु विशेष परिस्थितियों में जीवन निर्वाह का कार्य करते हैं, यानी जो परिस्थितियां विषम रूप की है उन विषम परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रखने का कार्य जो है उनके द्वारा किया जाता है। विषम परिस्थितियों में रह करके अपनी जीवन क्रियाओं को चलाने का कार्य करते हैं। जैसे अत्यधिक ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म जल के झरने लवणीय या सल्फर युक्त जल में पाए जाते हैं। यानी ये विशिष्ट जो परिस्थितियां हैं, यदि मान लीजिए बहुत हिम माइनस में टेम्परेचर हो, है ना, हिमीकृत अत्यधिक न्यून ताप, जैसे अत्यधिक ताप है उससे अत्यधिक न्यून ताप या हिमीकृत अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अत्यधिक जो निम्नीकृत स्थिति है उस स्थिति के अंदर ये अपने आप को जीवित रख पाएंगे। विषम परिस्थितियां हैं, यानी एक तरीके से इसे प्राकृतिक जीवित जीवाश्म के रूप की रचना, प्राकृतिक जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। किस रूप में जाना जाता है इसको? प्राकृतिक जीवित जीवाश्म की जो स्थिति है उस रूप के अंतर्गत पहचाना जाता है या उस रूप में उसे जाना जाता है। इसके बाद तीसरा रूप जो है यूकेरिया, कौन से रूप की अवस्था है अभी? यूकेरिया रूप की स्थिति। इसमें बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक
वास्तविक केंद्रक की उपस्थिति, वास्तविक केंद्रक जो है वो इसके अंदर उपस्थित रहेगा। कोशिका भित्ति काइटिन या सेल्यूलोज यानी कवक है तो उसमें काइटिन की बनी हुई होगी, और यदि पादप समूह हैं तो उसमें सेल्यूलोज की सहायता से बनी हुई होगी। प्रकाश संश्लेषी या कुछ सदस्य परपोषी या परजीवी रूप के होंगे, जिसमें अपन कह सकते हैं प्रोटिस्टा के सदस्य कवक, प्लांटी व एनिमेलिया जो है, प्रोटिस्टा है, कवक है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, उनको जो है यूकेरिया के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर? तो ये 3 डोमेन की कुछ सामान्य जो विशेषताएं हैं उसके संदर्भ की हमने चर्चा की है। अब जो वर्गीकरण की अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड या हायरची है, पदानुक्रम जो है किस रूप में हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी एक निश्चित पदक्रम जिसके द्वारा वर्गीकरण का कार्य किया जाता है, जिसे आप पदानुक्रम कहते हैं। यदि वर्गीकी के अंतर्गत जो पदक्रम प्रयोग में लाए जाते हैं, यदि वह पदक्रम सामान्य रूप से एक निश्चित स्थिति के अंतर्गत व्यक्त किए जाएं तो उन्हें हम पदानुक्रम या हायरची के रूप में पहचानते हैं। वर्गीकरण के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली इकाइयों को एक निश्चित क्रम में व्यक्त किया जाता है। उसको एक निश्चित क्रम के अंतर्गत अपन व्यक्त करें तो ये चीज जो है इसे पदानुक्रम या हायरची कहते हैं। यानी इसका एक निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम के अनुसार वर्गीकरण का कार्य किया जाता है। जैसे सबसे पहले जगत है ना, जैसे पादप जगत है या जंतु जगत है, फिर प्रभाग है ना, उप प्रभाग, संवर्ग, उप संवर्ग, यानी इस तरीके से एक निश्चित व्यवस्थित क्रम इसका बनता है। उसी क्रम के अनुसार अभिव्यक्त किया जाए तो ये व्यवस्था इस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जिसे आप पदानुक्रम के रूप में, जैसे सबसे पहले जगत, प्रभाग, उपप्रभाग, संवर्ग, उपसंवर्ग है ना, इसके बाद गण, उपगण, कुल, उपकुल,
ट्राइब, सब ट्राइब, वंश। तो इस तरीके की एक निश्चित पदक्रम की जो व्यवस्था बनी है वही रूप उसका क्या कहलाती है, हायरची के रूप की श्रेणी के अंतर्गत मानी जाती है। अब जैसे देखो हर एक के बाद उपशब्द लग रहा है ना, और जाति, उपजाति, किस्म, उपकिस्म, इस प्रकार का जो भाग है, फॉर्मो, क्लोन, ये सारे एक निश्चित निश्चित क्रम हैं जिनके माध्यम से वर्गीकरण संभव हो सकता है। देखो अगर पादप जगत है, प्रभाग है ना, तो वहां प्रभाग शब्द के स्थान पर अगर जंतु वर्ग होगा तो वहां संघ शब्द को काम में लेंगे हम। प्रभाग के स्थान पर संघ, उपसंघ व्यवस्था बनेगी। और पादप है तो उसमें प्रभाग, डिवीजन, सब डिवीजन उसका, यानी ये जो भाग है ये प्लांट फॉर्म के लिए, और यदि एनिमल को क्लासिफाइड करना हो तो उस स्थान पर जो है फाइलम और सब फाइलम वर्ड को यूज किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो वर्गीकरण का एक पदानुक्रम हमने व्यक्त किया है, इसी तरीके से कुछ वर्ग जो हैं उनके नाम के पीछे अनुलग लगते हैं जिससे उनकी पहचान संभव हो पाती है। यानी आप अनुलग्न के माध्यम से, यानी नाम के पीछे अनुलग्न लगा करके उसकी पहचान कार्य कर सकते हैं। यानी यह रूप जो है उसके स्पष्टीकरण का माना जाता है कि आप किस तरीके से उसे अभिव्यक्त करेंगे या उसकी क्रिया संभव हो पाएगी। वर्गीकरण की जो हायरची पद्धति है इसमें वर्ग के साथ अनुलग्न लगाकर उनके नाम के बारे में स्पष्ट जानकारी नियमानुसार प्राप्त की जाती है। तो ये आप पता लगा सकते हैं कि ये कुल का शब्द है या वर्ग का है, गण का है, तो अलग अलग तरीके से आप उसका स्पष्टीकरण देते हैं। जैसे वर्ग की हम बात करें और अनुलग्न की हम बात करें तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं बन सकती है। तो सबसे पहले देखिए संवर्ग जो है, संवर्ग के नाम के पीछे अनुलग्न जो लगेगा वो ए शब्द का प्रयोग होगा। इसी तरीके से गण जो है उसमें एलिज शब्द का प्रयोग होगा। कौन से शब्द का प्रयोग होगा भी? एलिज शब्द का प्रयोग होगा। या उपगण है तो उसमें इन्हें शब्द जो है उसको प्रयोग में लाया जाएगा। यदि कुल है तो उसमें ऐसी शब्द प्रयोग में लेते हैं, है ना। कौन सा शब्द काम में लेंगे भी? ऐसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। या उपकुल है, कौन सा भाग? उपकुल, तो उसके अंदर ओडीए शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यदि ट्राइब है
तो उसमें एई शब्द का प्रयोग होगा, और उप ट्राइब है तो उसमें इन एई शब्द का प्रयोग होगा। ये पहचान है, जैसे एलीज है ना, एलीज शब्द पीछे लगेगा तो उससे ये पता, रेनेलीज है ना, रेनेलीज, एलीज शब्द आया तो ये बता रहा है कि ये जो है रेनेलीज गण का सदस्य है। एलीज शब्द ये मालवेसी, क्रूसीफेरी है ना, ब्रेसी क्रेसी, ऐसी शब्द आ रहा है ना, तो इसका अर्थ ये है कि ये कुल के संदर्भ की चर्चा कर रहा है। ये एक तरीके से आप उसकी पहचान कर सकते हो कि इस शब्द से इसका अर्थ ये हो सकता है। क्लियर? अब देखो ये जो भाग है ये हमने नामकरण के रूप में लिए थे, वैसे हमने पहले भी जिक्र कर रखा है द्विनाम पद्धति के संदर्भ की, बार बार ये चीज आई हुई है। द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई, वापस रिपीट कर रहा हूं केवल, कैरोलस लिनियस, और इसमें प्रथम जो शब्द है वो वंश का है और दूसरा शब्द जो है वो जाति का है। पहले भी बताया था मैंने, बड़े अक्षर में लिखते हैं, छोटे अक्षर में लिखते हैं, लिखते समय अंडरलाइन करते हैं। जिस वैज्ञानिक ने इसको खोजा है उसका नाम छोटे रूप में कोष्टक के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे कोई आप जैसे मेंजिफेरा इंडिका है ना, तो उसके कोष्टक में लिन शब्द लिखा हुआ है, तो यानी आम की इस प्रजाति को लिनियस द्वारा खोजा गया था। ऐसी जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है, या ऐसा जो है ज्ञान प्राप्त हो पाता है। क्लियर? अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं प्रारूपिक विधि जो है ना, जो टाइपिकल्स मेथड है, प्रारूप विधि जो वर्गीकरण के अंतर्गत अलग अलग पद्धतियां हैं है ना, उसके संदर्भ में जो शब्दावली हम काम में ले रहे हैं उसके संदर्भ की हम बात करते हैं कि प्रारूप विधि जो है ये किसके संदर्भ की जानकारी उपलब्ध करवाती है, इससे हमें जो शब्दावली प्रयोग में लाई जा रही है उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, उसके क्या गुणधर्म हो सकते हैं। तो प्रारूप विधि के अंतर्गत हम कहते हैं कि किसी भी लेखक द्वारा प्रामाणिक रूप से किसी पादप विशेष के लिए प्रयुक्त पादप संग्रहालय शीट का प्रथम बार प्रयोग किया जाए तो यही प्रारूप कहलाता है। टाइप्स क्या होते हैं? किसी भी लेखक के द्वारा ना, किसी भी लेखक के द्वारा किसी पादप विशेष के लिए प्रयुक्त की गई पादप संग्रहालय शीट या जो हर्बेरियम शीट है का प्रथम बार प्रयोग मूल रूप से किया गया है तो इसे टाइप या प्रारूप विधि कहते हैं। यानी यहां यह ध्यान रखना है कि जो लेखक के द्वारा किसी पादप विशेष के संदर्भ में जो प्रयुक्त की गई पादप संग्रहालय शीट जिसका प्रथम बार प्रयोग किया गया है और उससे मूल रूप से उसके संदर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इन सब के पीछे एक स्थिति होनी चाहिए कि ये संपूर्ण लेखक द्वारा जो पादप विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया भाग है वो क्या होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक पादप संग्रहालय शीट हो या पादप के जो भी भाग प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या हो?
प्रमाणिक रूप के हों तो उस समय इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रारूपिक विधि उस समय प्रयोग में लाई जा सकती है। इस विधि के माध्यम से जो वैज्ञानिक लोग हैं, इस विधि के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है वह प्रामाणिक रूप की मानी जाती है। उसको किस रूप की मानी जाती है भी, उसे प्रामाणिक रूप का माना जाता है या प्रामाणिक रूप की होती है वो। अब देखो, यदि किसी पादप जाति का पादप का वंश बड़े रूप का है तो इसे दो वंशों में विभक्त कर दिया जाता है। क्या है भाई, इसे दो भागों के अंदर विभक्त कर दिया जाता है या दो रूपों में विभक्त करते हैं। इसमें मूल जाति किस वंश से संबंध रखती है, यह प्रारूप विधि के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है या उसके माध्यम से अपन इसको स्पष्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये प्रारूप विधि के अंतर्गत हम जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो शब्द प्रयोग में लेते हैं उसमें पहला जो वर्ड है वो है होलोटाइप। तो होलोटाइप शब्द का तात्पर्य क्या है? लेखक द्वारा नामकरण प्रारूप के लिए प्रयुक्त किया गया प्रतिरूप या स्पेसिमेन। जो लेखक है उस लेखक के द्वारा किसी नामकरण के लिए पहला वर्ड है होलोटाइप। होलोटाइप का मतलब क्या है? सीधा सा है कि लेखक के द्वारा नामकरण हेतु प्रयुक्त किया गया जो जाति का प्रतिरूप है, स्पेसिमेन, जिसको वो प्रयोग में ले रहा है और उसके माध्यम से नामकरण का कार्य करेगा, तो वह रूप क्या कहलाता है? होलोटाइप कहलाता है। इसे संक्षिप्त में टाइप भी बोलते हैं। जब लेखक के द्वारा नामकरण हेतु प्रयुक्त की गई जाति के प्रतिरूप या स्पेसिमेन को होलोटाइप अथवा टाइप कहते हैं। यानी जिसके माध्यम से आप नामकरण का कार्य करेंगे तो जो आपने स्पेसिमेन लिया है उसको आधार मान करके नामकरण का कार्य करेंगे। यानी जो बेस लेंगे कि भाई अपन ने कह दिया होमोसेपियंस, उदाहरण के लिए, तो आपने होमोसेपियंस नाम दिया तो उसमें जिस भाग को, जिस सदस्य को लेकर के नामकरण का कार्य किया है, तो वह सदस्य क्या कहलाएगा? उसका जो स्पेसिमेन रूप जिसको आपने आधार मान करके नामकरण देने का कार्य किया है, वही रूप आपका
होलोटाइप की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। क्लियर। इसी क्रम में अगला जो पॉइंट अपन लेते हैं वो है लैक्टोटाइप। तो लैक्टोटाइप की क्या विशेषता होती है? लैक्टोटाइप का मतलब है कि जब होलोटाइप खो गया हो या लेखक द्वारा निर्देशित नहीं किया गया है तो मौलिक सामग्री के रूप में जो प्रतिरूप काम में लिया जाता है उसे लैक्टोटाइप के नाम से जानते हैं। लैक्टोटाइप। जब होलोटाइप खो गया है, जब होलोटाइप खो गया हो अथवा लेखक द्वारा उसके संदर्भ की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए तो मौलिक सामग्री के रूप में, मौलिक सामग्री के रूप में जो स्पेसिमेन या प्रतिरूप प्रयोग में लाया जाता है उसे लैक्टोटाइप कहते हैं। सीधा सा है, होलोटाइप खो गया है या लेखक द्वारा नाम देने की प्रक्रिया में कुछ स्थिति व्यक्त नहीं हो पाई है तो उस समय मौलिक सामग्री के रूप में जो स्पेसिमेन हम यूज करेंगे उसी स्पेसिमेन को हम किसके रूप में पहचानते हैं? लैक्टोटाइप। भाई पहले वाले में तो आपको पता है जो स्पेसिमेन लेकर के आधार मान करके जो काम कर रहे हो वो होलोटाइप हो गया। फिर अगर होलोटाइप जो आधार माना गया वो खो गया और उसके स्थान पर मौलिक सामग्री के लिए जो स्पेसिमेन यूज हो रहा है वो स्पेसिमेन ही किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? उसको हम मूल रूप में लैक्टोटाइप के रूप में पहचानते हैं। इसी क्रिया के अंतर्गत अगला जो पदक्रम है वो है नियोटाइप। जब किसी वर्ग के नामकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होती है और ऐसे समय में नामकरण प्ररूप के लिए जो प्रतिरूप काम में लिया जाता है वह प्रतिरूप क्या कहलाता है? नियोटाइप। यानी जब नियोटाइप का मतलब सीधा सा है कि जब नामकरण की प्रक्रिया के लिए संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो और उसके स्थान पर नामकरण हेतु जो प्रतिरूप काम में लिया गया है वही नियोटाइप है। जब आप नामकरण कर रहे हैं और नामकरण के लिए जो जो सामग्री आवश्यक होती है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है और उसके स्थान पर आप दूसरा स्पेसिमेन लेकर के उसके नामकरण का कार्य कर रहे हैं तो वो चीज नियोटाइप के रूप में पहचानी जाएगी। नियोटाइप क्या होगा? जब किसी जाति का नामकरण या प्रारूप का नामकरण करने हेतु संपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं होती है अतः नामकरण के लिए
दूसरे प्रतिरूप को प्रयोग में लाया जाता है, जो प्रतिरूप है उस प्रतिरूप को दूसरे प्रतिरूप को काम में लेते हैं तो वह प्रतिरूप क्या कहलाता है, नियोटाइप के रूप में पहचाना जाता है। यानी मौलिक रूप से ये अलग रूप की रचना है जिसके माध्यम से नामकरण का कार्य किया जाता है। पैराटाइप जो है इस प्रकार का प्रतिरूप जो होलोटाइप के अलावा मौलिक विवरण के साथ उद्धृत हुआ है तो वह पैराटाइप कहलाएगा। यानी होलोटाइप के जैसा ही है और वो मौलिक विवरण के साथ में जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर वो प्रकट होता है या उद्धृत होता है, तो वह रूप क्या कहलाता है, पैराटाइप की श्रेणी के अंतर्गत आता है। पैराटाइप ये इस प्रकार का प्रारूप जिसमें होलोटाइप के स्थान पर मौलिक विवरण के साथ उद्धृत होने वाले प्रतिरूप को पैराटाइप कहते हैं। कौन से रूप में पहचानते हैं भी इसको, पैराटाइप रूप की संरचना के अंतर्गत जाना जाता है। इसी क्रम के अंतर्गत अगला जो रूप है वह आइसोटाइप, यानी इस प्रकार का प्रतिरूप जो होलोटाइप के जैसा ही होता है। होलोटाइप का रूप ही है, दूसरा जो भाग है वो है आइसोटाइप। इस प्रकार के प्रतिरूप जो होलोटाइप के जैसे या उसके समान ही हो तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसोटाइप की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। इसके बाद आता है सिनटाइप। सिनटाइप जो है, यानी सिनटाइप का मतलब है एक या एक से अधिक प्रतिरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जब लेखक एक होलोटाइप को निर्धारित नहीं करता है, जब लेखक एक होलोटाइप को निर्धारित नहीं करता है, लेकिन एक या एक से अधिक प्रतिरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो उसको सिनटाइप की श्रेणी के अंतर्गत, यानी होलोटाइप का निर्धारण नहीं हो और बल्कि
एक या एक से अधिक प्रारूप के संदर्भ के बारे में जानकारी मिलती है तो वह सिनटाइप की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जिस पौधे से हम ये प्रारूप तैयार करेंगे उसी के बाद आधार पर एक से अधिक प्रारूपों का निर्धारण हो पाएगा। अगला जो पॉइंट है कोटाइप। कोटाइप का मतलब क्या है? जब किसी एक पौधे से होलोटाइप का निर्धारण किया गया है, उसी से अन्य प्रतिरूप का निर्धारण होता है तो इसे कोटाइप कहते हैं। जिस पौधे को लेकर के आपने होलोटाइप को निर्धारित किया है उसी से आप किसी अन्य प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी? कोटाइप की श्रेणी के अंतर्गत आती है या कोटाइप रूप की रचना मानी जाती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं टोपोटाइप। टोपोटाइप का मतलब है कि जिस स्थान से, वहां तो पौधा था अब यहां आ रहा है स्थान, टोपोटाइप। जिस स्थान से होलोटाइप का निर्धारण किया गया, उसी स्थान से दूसरे प्रतिरूप का निर्धारण होता है। यानी आप एक स्थान से एक होलोटाइप को निर्धारित करते हैं, उसी स्थान से दूसरे प्रतिरूप को यदि निर्धारित करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है? टोपोटाइप की श्रेणी के अंतर्गत आती है। जब आप एक प्रतिरूप के बारे में किसी स्थान विशेष से आधार मानकर के होलोटाइप निर्धारित कर देते हैं तो उसी स्थान से आप किसी दूसरे प्रतिरूप को निर्धारित कर रहे हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी? टोपोटाइप के रूप में पहचानी जाती है। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जो वर्गीकरण से संदर्भ रखती है। अगली चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।